दोस्तों जीवन में संयोग होते रहते हैं, मतलब कोइंसिडेंट होते रहते हैं। वैसे ही राजनीति में भी संयोग होते रहते हैं, लेकिन जब संयोग बार बार दोहराए जाएं, एक बार नहीं कई बार सेम संयोग हो, तो फिर मन में एक सवाल पैदा होता है कि ये संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत प्रयोग। बिहार के चुनावी नतीजे आए इतने दिन हो गए, लेकिन हर दिन इसे लेकर कोई ना कोई नया सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों दिक्कत ये है कि जिनको इन सवालों के जवाब देने चाहिए, चुनाव आयोग वो सवाल देता नहीं है और इसीलिए ये सवाल बड़े हो जाते हैं। दोस्तों आज जो सवाल मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो ये है कि कैसे 1, 2, 3 नहीं, बीजेपी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को वोट भी बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे मिलते हैं। दोस्तों ये फोटो इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में, बिहार के सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है और बिहार के लोग अपना माथा पकड़कर पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया। दोस्तों बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। क्या आप जानते हैं बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम जीते, लेकिन जितने वोटों से जीते वो बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए बीजेपी के एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनको मिले 1,22,480 वोट। बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, इनको मिले 1,22,408 वोट। मतलब पीछे के 80 और 08 का ही फर्क है, आगे जो 122 है वो सेम है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 122 केवल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच का ही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए बीजेपी के एक और बड़े नेता है नीरज कुमार सिंह, उनको भी 122,491 वोट मिले, यहां भी 122 सेम है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार, इनको भी 122,773, यहां भी 122 सेम है। कृष्ण कुमार ऋषि, ये भी बीजेपी के नेता है, यहां भी 122,494। मतलब पीछे के जो 3 आंकड़े हैं उनमें फर्क है, आगे का जो 122 है वो वैसे का वैसा ही है। अच्छा इसमें भी दिलचस्प है दोस्तों कि ये कोई आंकड़ा मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता के पास नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी के नेता के पास नहीं, आरजेडी के किसी कैंडिडेट जो लोग जीते हैं उनके बीच में ऐसा कोई संयोग नहीं है। मतलब ये 122 का ऐसा संयोग है कि ये टकरा भी बीजेपी वालों से ही रहा है। वैसे दोस्तों मैं तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी देख नहीं रही हूं, संयोग है तो मुझे लगा एक खबर आपके सामने संयोग की भी रखी जाए। एक और फोटो है दोस्तों ऐसा ही, जो कि और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब देखिए बीजेपी का एक और संयोग, और दोस्तों ये संयोग भी अजीब बात है कि बीजेपी के साथ ही हो रहा है, सारे संयोग बीजेपी के साथ हो रहे हैं। ये संयोग है 100 वाला। देखिए बीजेपी के एक नेता है तारकिशोर प्रसाद, बहुत बड़े नेता है, बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार में। दोस्तों ये जीते हैं 1 लाख वोटों से, लेकिन यहां भी आंकड़ा देखिए 100,255। एक और बीजेपी के नेता है सुरेंद्र मेहता, यहां भी आंकड़ा देख लीजिए 100,343। मतलब पीछे के डिजिट चेंज हो रहे हैं, आगे का 100 सेम है। ठीक है, सेम संजय कुमार पांडे 100,044, रंजन कुमार 100,477, संजय कुमार 100,485, जिवेश कुमार 100,496, रोहित पांडे 100,770 और रोहेल रंजन 100,487। इसमें केवल रोहेल रंजन जो है वो जेडीयू से है, बाकी सब बीजेपी से हैं। हालांकि इस वाले आंकड़े को इतना मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 लाख है बेसिकली। तो 1 लाख वोटों से तो कई उम्मीदवार जीतते हैं, लेकिन बात यही है ना कि बिहार के चुनावी नतीजों पर इतना शक लोगों के मन में है, इतने सवाल मन में, कि ऐसे आंकड़े भी वायरल किए जा रहे हैं, जबकि 1 लाख वोटों से जीतना एक सामान्य बात है। ठीक है, हालांकि जीत बहुत बड़ी है, मतलब इन सभी को बहुत बधाई, बहुत पॉपुलर नेता है अपने इलाके के, इससे पता चलता है। लेकिन 1 लाख से जो भी जीतेगा वो उसके आगे 100 ही लगाएगा ना, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन ये आंकड़ा इतना कोई रहस्यमय आंकड़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा इस बीच बहुत से रहस्यमय खुलासे हो चुके हैं, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा ना कुछ किया। जैसे वन इंडिया की खबर बताती है कि ऐसे करीब 13 एमएलए हैं एनडीए के या बीजेपी के कह लीजिए, जहां सेम टू सेम वोट मिले हैं। मतलब कुछ डिजिट्स का अंतर है, लेकिन वोट लगभग सबको सेम मिले हैं। 13 के साथ एक कोइंसिडेंट हुआ है। चलिए इसको कोइंसिडेंट मान भी लेते हैं, जो कि हमको मानना भी चाहिए, क्योंकि डिजिट्स में ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि अब तक अनसुलझे हैं। मैंने आपको रविवार को एक खबर दिखाई थी। इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था, आज तक के रिपोर्टर है पीयूष मिश्रा, जो बिहार चुनाव में कवर करने के लिए गए थे चुनाव, उनको बीजेपी के एक नेता ने बताया कि कैसे पपीते के पत्ते से हाथ की स्याही मिटाकर उन्होंने 2 जगह वोट डाला। बकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, एक जगह पटना में, जब पटना में वोट था,
उसी दिन 2 घंटे का अंतराल लेकर वो अपने गांव गए और वहां उन्होंने फिर वोट डाला और बड़ी आसानी से पपीते के पत्ते से जो सफेद पदार्थ निकलता है उससे स्याही मिटाई और उसके बाद 2 बार वोट डाला। ये घोषित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसी भतेरी फोटोज सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है जो बीजेपी के दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। बीजेपी के यूपी के कार्यकर्ता दिल्ली यूपी में वोट डाल रहे हैं, फिर बिहार में वोट डाल रहे हैं। ऐसे भतेरे एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। दोस्तों, इस पर चुनाव आयोग के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। इसके अलावा एक और खबर मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों, इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग ने जब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो दोस्तों तब बिहार के वोटर्स की संख्या ज्ञानेश कुमार ने बताई थी 7 करोड़ 42 लाख। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मतलब 1 महीने के अंदर जब दोनों फेज निपटे, दोनों फेज की वोटिंग निपटी, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में बताया गया रिटन में कि चुनाव में, पूरे बिहार के चुनाव में 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने हिस्सा लिया। तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है तब से, चुनाव जब हो गए तब तक ये 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। दिक्कत यह है दोस्तों कि ये सवाल अगर रह जाएंगे तो इस देश के आम आदमी के मन में एक अजीबोगरीब मतलब कश्मकश पैदा हो जाएगी। आप सोचिए, जो आदमी लाइन में लगा है वोट देने की, वही सोचेगा यार मैं लाइन में तो लगा हूं लेकिन पता नहीं मेरा वोट सही जगह जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं धांधली तो नहीं हो रही है। मैं मान के चल रही हूं कि देश में कोई धांधली नहीं हो रही है। मैं मानती हूं कि विपक्ष के सारे आरोप झूठे हैं, क्योंकि मैं ये मानना चाहती हूं दोस्तों। अगर मैं नहीं मानूंगी तो मेरा फिर लोकतंत्र में विश्वास करने का क्या मतलब रहता है। लेकिन कि चुनाव आयोग का दायित्व, उसकी जिम्मेदारी है, इसके लिए वो बाध्य है कि वो हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि चुनाव आयोग किसी सरकार के लिए काम नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम है उस संस्था का, इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट नाम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेह है इंडिया के, इस देश के लिए, भारत के लिए। लेकिन मजाल है कि इन सवालों पर ज्ञानेश कुमार कुछ बोल दें। दोस्तों, राहुल गांधी से वोट चोरी के नारे पे आप एफिडेविट मांग सकते हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग पर कौन सवाल पूछेगा कि चुनाव चल रहा है और महिलाओं की पेंशन उनके खाते में आ रही है, वोटिंग के 2 दिन पहले तक महिलाओं के पैसे खाते में आ रहे। किस बात का चुनाव है वो? उस चुनाव में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड रह गया और ऐसे चुनाव में विपक्ष कैसे लड़ेगा? आप चुनाव में हार के बाद विपक्ष को मेहनत करो, जज्बा दिखाओ के भाषण दे सकते हैं, देने भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जमीन पर उतरने में उस कदर प्रयास नहीं करता जिस तरह बीजेपी करती है। लेकिन दोस्तों, जो संस्थाएं चुनाव करवाती हैं, अगर वो सीधे सीधे एक पार्टी की बी टीम बन जाएंगी और उस तरह से काम करेंगे और इन सारे सवालों को दरकिनार करेंगी, तो फिर आप विपक्ष को कैसे दोष देंगे? भाई, पहले सब कुछ तो अपनी जगह पर हो, संस्थाएं तो ठीक से काम करें। विपक्ष की गलती है तो वो हर चुनाव हारे। हमने कोई विपक्ष का ठेका ले रखा है क्या? दोस्तों, ये मान के चलिए आप, ये आज नहीं तो कल इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने ही पड़ेंगे। और यही वजह है कि विपक्ष के बीच भी आम सहमति बन रही है। कल मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया कि कांग्रेस पार्टी में 2 बड़े फैसले हुए। एक, जब संसद चलेगी तो संसद के अंदर बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा और दिसंबर के पहले हफ्ते दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली न केवल चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी की कथित तौर पर धांधली के खिलाफ भी होगी, जिसकी अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बस यही एक रास्ता बचा है विपक्ष के पास? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।